कक्षा 8 में प्रश्नावली नंबर 5। प्रश्नावली 5, आंकड़ों का प्रबंधन। पहले हम आंकड़ों की परिभाषा लिखते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं। पहले उसकी रूपरेखा क्लियर कर लें कि हम मान लीजिए किसी चौराहे पर हम किसी चौराहे के पास में खड़े हैं, तो हम यदि किसी बस का इंतजार कर रहे हैं या किसी निकटतम संबंधी का इंतजार कर रहे हैं, तो उस समय हम चौराहे पर विभिन्न वाहनों को आते हुए और जाते हुए देखते हैं। उस समय अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपने लाल रंग वाली किसी गाड़ी को देखा, पीले रंग वाली गाड़ी को देखा, हरे रंग वाली गाड़ी को देखा, तो आपके पास में ऑप्शन होगा या आप आंसर दे सकते हैं कि हमने तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियों को देखा। फिर आप उसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि भाई हमने 4 देखी, 5 देखी। अप्रोक्सीमेटली हम उसका लगभग आंकड़ा लगभग अंदाज लगा लेते हैं कि भाई हम कह सकते हैं कि 4-5 गई या 10-20 गई। तो ये हमारा जो लगभग अनुमान होता है वही हमारे आंकड़े कहलाते हैं। किसी चौराहे पर वाहनों की संख्या ठीक ठीक पता लगाना तो आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनका अंदाजा लगा ही सकते हैं। किसी विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, मान लीजिए किसी विद्यालय में 1 से 12 तक कक्षाएं हैं, तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का पता हमें तब लगेगा जब हम एक एक विद्यार्थी को गिन पाएंगे और पूरी 12 कक्षा तक का योगफल करेंगे। लेकिन फिर भी हम विद्यार्थियों की संख्या को बिना गिने लगभग हमें उन्हें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं 40 से 50 के आसपास हैं, या 40-45 हो सकते हैं, 20-22 हो सकते हैं। तो ये हमारा जो लगभग अनुमान होता है वही आंकड़े होंगे। अब आंकड़ों के प्रकार, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक आंकड़े होते हैं प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वयं एकत्र करते हैं, अपनी सुविधा के लिए हम स्वयं एकत्र करते हैं, वे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और जिन आंकड़ों को हम किसी दूसरे की सहायता से इकट्ठे करते हैं उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे किसी कक्षा में मान लीजिए कक्षा 5 के कक्षा अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों की अटेंडेंस की, तो कक्षा 5 के विद्यार्थी कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, वो कक्षा अध्यापक को आसानी से पता चल पाएगा, क्योंकि वह उनकी अटेंडेंस सीट में उनका अटेंडेंस नंबर करेगा। जितने प्रेजेंट होंगे उनके लिए प्रेजेंट लिखेंगी, जो विद्यार्थी एब्सेंट होंगे उनके लिए एब्सेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा या अनुपस्थिति दर्शा दी जाएगी। लेकिन यदि उसी रजिस्टर का प्रयोग करके कक्षा अध्यापक द्वारा जो अटेंडेंस की गई उस रजिस्टर के माध्यम से यदि उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करना चाहे कि 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो प्रिंसिपल को आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन पता लगाने के लिए उन्हें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हें तो कक्षा अध्यापक द्वारा दिए गए आंकड़े से पता आसानी से चल गया। तो कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, उसका पता प्रधानाचार्य को बिना गणना के लग गया, क्योंकि उसकी गणना तो पहले ही कक्षा अध्यापक कर चुके थे। तो कक्षा अध्यापक के लिए जो आंकड़े थे वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। कक्षा अध्यापक ने आंकड़े एकत्र किए और प्रिंसिपल रूम में पहुंच गए या फिर ऑफिस में पहुंच गए, तो वे प्रधानाचार्य के लिए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। सीधे तौर पर जो आंकड़े हम स्वयं एकत्र करते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग हम करते हैं तो वे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं।
आंकड़े की परिभाषा लिखते हैं, अर्थपूर्ण सूचनाओं के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े की विभिन्न उदाहरण होंगे। एक दिवसीय सीरीज में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन। एक दिवसीय सीरीज में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। एक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या। एक चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या। तो ये सभी आंकड़ों के उदाहरण होंगे कि भाई एक ही घंटे में हम कितना पढ़ पाते हैं, कितने मिनट पढ़ पाते हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रेक्षण एक आंकड़ा ही होगा। अब हम पढ़ते हैं आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक आंकड़े। और नंबर दो हम लिखते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों को हम अपनी नई हेडलाइन बना देंगे, प्राथमिक आंकड़े। वे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक स्वयं एकत्र करता है। प्रेक्षक वो होगा जो उनको अपने काम में ले रहा है। जिन्हें प्रेक्षक स्वयं एकत्र करता है। प्रेक्षक स्वयं एकत्र करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण, यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का चालन। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का चालन। यातायात कर्मी
या फिर एक ट्रैफिक पुलिस वाला वाहनों का चालान कर रहा है तो उसे पता है कि मैंने कितने वाहनों का चालान किया है, और क्योंकि उनको एकत्र करने वाला वो स्वयं होता है, अतः यह उसके लिए प्राथमिक आंकड़ा होगा। यही आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा भी बन सकता है कि इन आंकड़ों को वे संबंधित थाने में रिपोर्ट करेंगे, और उस थाने के माध्यम से जो रिपोर्ट्स के बाद में जो आंकड़े प्रकाशित होंगे वे द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। अब उसके अगले दिन जब अखबारों के माध्यम से हम तक सूचना पहुंचती है कि किसी विशेष आयोजन पर या विशेष यातायात जागरूकता सप्ताह के दौरान कितने वाहनों का चालान किया गया, तो अखबारों के माध्यम से जब हमें मिलेगा तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे, और एक यातायात पुलिस कर्मी एकत्र कर रहे हैं तो उसके लिए वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। कक्षा अध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करना। कक्षा अध्यापक स्वयं अटेंडेंस करेगा, तभी उसे पता चलेगा कि कक्षा में कितने विद्यार्थी प्रेजेंट हैं। अगली हेडलाइन है द्वितीयक आंकड़े। वे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक वही होगा जो इनको काम में ले रहा है, जिन्हें प्रेक्षक स्वयं एकत्र नहीं करता है बल्कि किसी स्रोत से उनका पता लगाता है। उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े के उदाहरण, जैसे हमने वेबसाइट पर देखकर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाया, तो हमने खुद ने एकत्र नहीं किए, वेबसाइट पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वो आंकड़े प्रकाशित किए गए और उन्हें वेबसाइट पर डाल दिया गया। हम उसका अखबारों के माध्यम से या किसी वेबसाइट पर या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से उनका पता लगा लेते हैं। हम तक सूचना पहुंच जाती है कि आज 60,000 नए मरीज आए या 62,000 आए, कितने मरीज आज मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने मरीज आज ठीक हो गए। तो हम लिखे अखबार से कोरोना पीड़ितों का पता लगाना। पता करना। अब क्योंकि अखबार को हमने छापा नहीं है फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा अखबार में जो डाला गया है आंकड़ा वो द्वितीयक आंकड़ा होगा। अखबार से कोरोना पीड़ितों को हमने पता लगा लिया, हमने इसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं छापा, हमें तो स्वतः ही पता लग गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, वेबसाइट अर्थात इंटरनेट पर ढूंढकर वेबसाइट से जनसंख्या का पता लगाना। वेबसाइट से जनसंख्या का पता लगाना। तो हम जनगणना करने के लिए नहीं गए, लेकिन फिर भी हमें जनगणना में कितने व्यक्तियों की पुष्टि हुई है कि पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं और बच्चे कितने हैं, सबकी जानकारी हमें एक ही क्लिक पर आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं।
अब है आंकड़ों का निरूपण। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए या फिर समझाने के लिए हम विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संकेतों में हम चित्रालेख का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी विशेष आकृति को बनाकर और उससे हमने आंकड़ों को दर्शा दिया। कई बार हम दंड आलेख का प्रयोग भी करते हैं कि खड़े ऊर्ध्वाधर डंडों की सहायता से हम उन्हें प्रदर्शित कर देते हैं। कुछ आंकड़ों को हमें जो परास में दिए गए होते हैं, फैले हुए आंकड़े होते हैं विस्तृत रूप से, उनके लिए हम आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। और कुछ आंकड़ों को हमें एक सीधी रेखा द्वारा या फिर रैखिक आलेख द्वारा दर्शाते हैं। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों को स्पष्ट करने के लिए आंकड़ों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चित्रालेख, चित्रालेख में हम एक चित्र की रचना करते हैं। जैसे अगर हमें किसी स्थान से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या का पता लगाना हो तो हमें चित्रालेख में एक पैमाना मान लेते हैं, डाटा मान लेते हैं। पैमाने के दौरान करते हैं कि मान लीजिए एक गाड़ी को दर्शाया गया कि एक गाड़ी बराबर 10 वाहन, तो गाड़ी का चित्र बना दिया। अगर हमें बॉल से खेल रहे हैं तो आपने कितनी गेंदें खेली, उसके लिए आप लगाओगे तो बॉल का चित्र बनाकर उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकों की संख्या को दर्शाने के लिए एक पुस्तक का चित्र बना दिया। तो इस तरह से यदि हम उनको दर्शाएंगे तो ये चित्रालेख कहलाएंगे। चित्र प्लस आलेख, यानी आलेख को चित्र की सहायता से दर्शाना ही चित्रालेख कहलाता है। दूसरा, दंड आलेख। विभिन्न आंकड़ों को, ऐसे आंकड़े जो संगठित रूप से होते हैं, फैले हुए नहीं होते हैं, विभिन्न असंगठित आंकड़ों को दर्शाने के लिए दंड आलेख का प्रयोग किया जाता है। दंड आलेख के दौरान हमें खड़े ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर खड़े दंडों की सहायता से इन्हें स्पष्ट करते हैं, जिनकी चौड़ाई समान होती है परंतु उनकी लंबाई दिए गए प्रेक्षण के अनुसार घट या बढ़ सकती है। आयत चित्र, आयत चित्र जब आंकड़े एक परास में हो, परास का अर्थ है कि फैले हुए हो, एक निश्चित क्राइटेरिया में नहीं हो, बहुत बड़े प्रेक्षणों के साथ होते हैं, तो उन्हें हम आयत चित्र की सहायता से दर्शाते हैं। नंबर 4, जैसे हम प्रयोग करें रैखिक आलेख। आंकड़ों को एक रेखा से प्रदर्शित करना उनका एक रैखिक आलेख कहलाता है। इसमें हम एक और ऐड कर देंगे, पाई चार्ट। आंकड़ों के गोले से दर्शाते हैं, गोले में संपूर्ण भाग के सापेक्ष उनका जो अनुपात होगा, कुछ आंकड़े आनुपातिक रूप से दिए गए होते हैं, तो अनुपात को दर्शाने के लिए पाई चार्ट अर्थात एक गोले का प्रयोग किया जाता है। और फर्स्ट हेडलाइन डालते हैं चित्रालेख। आंकड़ों को एक चित्र की सहायता से, आंकड़ों को चित्र की सहायता से
प्रदर्शित करना या प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए चित्रालेख बनाए जाते हैं। उदाहरण जैसे हमें किसी पोस्ट कार्ड के लिए दर्शाने हो, तो पोस्ट कार्ड के लिए जब दर्शाना होता है तो हमें पोस्ट कार्ड का एक डायग्राम बनाते हैं। और इस तरह से पोस्ट कार्ड को खुला रख देते हैं। इस तरह से हम फिर उसके लिए संकेत लिखते हैं कि भाई एक पोस्ट कार्ड का पूरा चित्र 10 के बराबर है, 20 के बराबर है या 5 के बराबर है। अगर कहीं पर 5 हो और हमने 10 माना है तो आधे पोस्ट कार्ड से दर्शाते हैं, 5 से भी कम हो और हमने 10 मान रखा है तो आधे से आधा, उसके अनुसार हम इन्हें दर्शाते जाते हैं। तो ये हो गया चित्रालेख। नंबर 2 दंड आलेख। आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर दंडों की सहायता से ऊर्ध्वाधर दंडों की सहायता से दर्शाया जाता है। जिन्हें दंडालेख कहते हैं। दंडालेख 2 प्रकार के होते हैं। दंडालेख 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हम लिखते हैं एक दंडालेख। इसमें एक बार में केवल एक ही दंड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है द्विदंड आलेख। एक दंड आलेख या इकहरा दंड आलेख, इकहरा या एक दंड आलेख। जब किसी एक ही प्रेक्षण को दर्शाना हो तो एक दंड आलेख या एक दंडालेख बनाए जाते हैं। इन दंडालेखों में इसी तरह से केवल एक ही खड़ी लाइन होती है, एक साथ डबल लाइनें नहीं होती। दूसरा है द्विदंड आलेख। जब एक साथ दो आंकड़ों की तुलना करनी हो, जब एक साथ दो आंकड़ों की तुलना करनी हो
तो द्विदंडालेख बनाए जाते हैं। एक साथ दो आंकड़ों की तुलना करनी हो तो द्विदंडालेख बनाए जाते हैं। जैसा कि अगर किसी विद्यार्थी ने गणित और अंग्रेजी विषय में अलग अलग अंक प्राप्त किए होंगे तो उन्हें एक साथ अगर तुलना करनी हो तो दंडालेख दर्शाएंगे। किसी भी तरह से वो दो आंकड़े हो सकते हैं। और द्विदंडालेख इस तरह से दर्शाए जाते हैं। खड़ी लाइनें, एक नीचे बॉटम लाइन होगी। इस तरह एक साथ दो दंड बने हुए होंगे। अगला दंड इस तरीके से, और फिर वो इससे छोटा भी हो सकता है या फिर अगला उससे बड़ा भी हो सकता है। तो एक साथ इस तरह दो दंडे होंगे द्विदंड में, और एक बार में केवल एक डंडा होगा, वो इकहरा दंड आलेख होगा। अगला आयत चित्र। जब आंकड़े किसी परास में दिए गए हों, जब आंकड़ों को डाटा के नाम से जानते हैं। आंकड़े किसी परास में दिए गए हो तो उन्हें दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग किया जाता है। जिनमें अंतराल नहीं होता है। जिनमें अंतराल नहीं होता है। उन्हें ठीक इसी तरीके से दर्शाएंगे जैसे एक खड़ी लाइन, इसी के साथ दूसरी खड़ी लाइन, कोई तीसरी खड़ी लाइन और फिर चौथी खड़ी लाइन, अर्थात दंडालेख की तरह ही है। दंडालेख में बीच में अंतराल होता है और इनमें कोई अंतराल नहीं होता है। आयत चित्र के बाद में रैखिक आलेख। जब आंकड़े किसी अक्ष के सापेक्ष हो, किसी अक्ष के सापेक्ष हो, अर्थात आंकड़ों में कोई समानुपातिक संबंध हो। उन्हें रैखिक आलेख से दर्शाया जाता है। रैखिक आलेख में हम रेखा का प्रयोग करते हैं। अगला है पाई चार्ट। जब कुछ आंकड़े
योग के साथ तुलनात्मक होते हैं, योग के साथ तुलनात्मक होते हैं, तो उन्हें योग के साथ तुलनात्मक होते हैं तो उन्हें विभिन्न कोणों के साथ वृत्त में दर्शाया जाता है। इसे पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट में गोला बनाया जाता है और उस गोले में एक त्रिज्या बना दी जाती है और विभिन्न माप के अनुसार उसके कोणों का निर्धारण कर लिया जाता है और आंकड़ों को दर्शा दिया जाता है। ये आंकड़े इसकी तुलना करते हैं, तुलनात्मक आंकड़ों को इसी तरीके से दर्शाया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई सबसे बड़ा भाग इसका है तो सबसे बड़ा आंकड़ा यही होगा और सबसे छोटा भाग इसका है तो सबसे छोटा आंकड़ा ये वाला होगा।